मनी चैट लीक कांड के बाद दिग्विजय सिंह ने भोपाल स्थित अपने श्यामला हिल्स पर जो उनका सरकारी बंगला है उसमें कैद कर लिया है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि बंगले के गेट बंद कर दिए गए हैं। मेन गेट बंद कर दिए गए हैं और जो साइड में गेट है वो भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल किसी के अंदर आने पर एंट्री पर रोक लगा दी गई है और किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। जो मीडिया का आप देख सकते हैं जमावड़ा बाहर लगा है, सब इंतजार कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह मीडिया के सामने आएंगे और कुछ कहेंगे, अपने पक्ष में कुछ बात रखेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह फिलहाल किसी के सामने आने को तैयार नहीं है। खुद को बंगले में कैद कर लिया है। कुछ खास कार्यकर्ता ज़रूर अभी बंगले से निकल रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं, लेकिन बाकी मीडिया के सामने फिलहाल दिग्विजय सिंह नहीं आ रहे हैं। और हालांकि ट्वीट करके वो ज़रूर शब्दों के अर्थ समझा रहे हैं और ख़ुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखने या फिर अपनी बात कहने के लिए वो राजी नहीं है। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले 24 घंटे में फिर से 24 पैसा महंगा हो गया है भोपाल में पेट्रोल। आज की ताज़ा कीमत मैं आपको बताता हूँ, एक पेट्रोल पंप से मौजूद हूँ मैं। 104 रुपये 29 पैसा हो गया है। जो पेट्रोल भोपाल में कल 104 रुपये 5 पैसा प्रति लीटर था, वो आज 104 रुपये 29 पैसा, यानी 24 घंटे में 24 पैसे इसका रेट बढ़ गया है। लोगों में भारी गुस्सा भी होगा, जाहिर है, लोगों से ही जानते हैं। आप बताइए, पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है, क्या मांग? हम तो सर ये है कि 1.5-2 साल से तो परेशान कोरोना में है ना, काम धंधा लग रहा ना कुछ लग रहा। दूसरी बात, अगर सरकार पेट्रोल कम कर दे तो बहुत अच्छी बात है। बस यही चाहते हैं हम लोग। और भी लोगों से पूछते हैं जो पेट्रोल डलवा रहे हैं, क्या कुछ किसके लिए जिम्मेदार मानते हैं आप? इतना तो बताएं। नहीं, मैं इस समय कुछ नहीं बोल सकती। आप बताएंगे सर, किसके लिए जिम्मेदार मानते हैं पेट्रोल लगातार महंगा हो रहा है, और क्या मांग करेंगे सरकार से? जिम्मेदार तो कोई नहीं है। जो ये रफाल से आ रहे हैं और ये जो कोविड टेस्ट हो रहा है, सरकार इसी से तो पैसा निकालेगी। अब धीरे धीरे कम होगा चीज़ें, बस यही है। कुछ डिमांड करेंगे आप, क्योंकि पैसा तो आपकी जेब से ज़्यादा जा रहा है। अब धीरे धीरे सरकार चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं तो कम जाएंगी। ऐसे कोई अपोज तो कर नहीं रहा अभी तक, तो सरकार, आम लोग समझ रहे हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें कम होंगी। तो लोगों का रिएक्शन अलग है। भले ही कि सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को इसका जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन सबकी एक सूत्र में यही मांग है कि सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम को कंट्रोल करके उनके दाम कम करना चाहिए। अनूपपुर में पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बेतहाशा बढ़ रहे हैं। कल पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 79 पैसे थी, आज वही कीमत 107 रुपये 7 पैसे हो गई है। वहीं डीजल जो है लगभग 98 रुपये के पार कर चुका है। इस बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई जो है वो आम जनता की जेब को भारी पड़ रही है। जो क्या राय है अनूपपुर की जनता की, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास एक कस्टमर है, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे सर, देख लीजिए कितना रेट बढ़ रहा है और शासन को कुछ करना चाहिए। और जो शहडोल में वहाँ 104 रुपये है, अनूपपुर में 107 रुपये है। एक ही स्टेट में दो जगह अलग अलग रेट हैं। ये पॉलिसी कुछ जनता को समझ में नहीं आ रही कि लुटाई चल रही, क्या चल रहा है। क्या जो रेट लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर पे अलग अलग राज्यों में, छत्तीसगढ़ में लगभग जो है वो 10 रुपये का अंतर है, उस पर मध्य प्रदेश सरकार से क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी है। सरकार अपना वेट टैक्स कम करे, एमपी का जो वेट टैक्स है उसको कम करके पेट्रोल को थोड़ा कंट्रोल कर दो, तो उसी से तो पूरी चीज़ें चलती हैं। अगर इसी की वजह से तो महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल, हमारे पास और भी कस्टमर्स हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे पेट्रोल डीजल का जो रेट है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी तेल डलवाया है, उस पर क्या कहेंगे आप? वेट टैक्स बहुत ज़्यादा है यहाँ का, अनूपपुर का, तो कम करना चाहिए। अनूपपुर कम? भारत में सबसे महंगा तेल है, गर्व महसूस होता है आपको? नहीं सर, कम करना चाहिए वेट टैक्स यहाँ का, क्योंकि एमपी में शहडोल और अनूपपुर का सबसे ज़्यादा वेट टैक्स है यहाँ पे, जबकि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफ़ी कम है। तो वैसे कम करना चाहिए, ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं पेट्रोल। बिल्कुल वेट टेस्ट को लेकर के जो जनता है उनका ये कहना है अक्सर कि उसे कम करना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है कि क्या कहेंगे भारत सरकार का जो टैक्स है, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार का टैक्स, दोनों को लेकर के आप की राय क्या है? नहीं, अलग अलग राज्यों में सभी जगह वेट टैक्स अलग अलग है। इसमें खासकर एमपी का बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है, इसका तेल का रेट बढ़ता जा रहा है। यहीं अनूपपुर में देखिए 107 रुपये 7 पैसे हो गए, जबकि जैतारी में 106 रुपये कुछ पैसा बता रहा है। और जबकि अन्य राज्यों में जैसे सीधी हो गया अपना और यूपी हो गया, यहाँ पर कम से कम 10 या 12 रुपये का है। तो अपने राज्य सरकार को यही करना चाहिए कि इसका वेट टैक्स या अन्य टैक्स घटाएं, जिससे नागरिकों के ऊपर इसका लोड ना पड़े।
बिल्कुल, लगातार जनता की मांग यही हो रही है कि वेट टैक्स को कम करना चाहिए। देखते हैं जनता की मांग पर मध्य प्रदेश सरकार कब नींद से जागती है और आम जनता को इस बढ़ते हुए महंगाई से जो है वो निजात दिलवाते। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अब सभी जिलों में अनलॉक कर दिया गया है, तो वहीं अब मार्केट और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में भी रौनक देखी जा रही है, बाजारों में भी लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महंगाई। लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतें, जहां पेट्रोल पन्ना में 105 रुपये 45 लीटर बिच रहा है, तो वहीं डीजल 96 रुपये 65 पैसे। आइए हम इस बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों के बारे में कुछ व्यवसायियों से या लोगों के कस्टमरों से बात करने की कोशिश करेंगे, जिले वासियों से, कि किस प्रकार से बढ़ती महंगाई के बारे में सोचते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? दादा, पेट्रोल की लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, बहुत महंगाई बढ़ रही है और गरीब लोगों पर बहुत ऊंचा असर पड़ रहा है। इससे गरीब लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। खाद्यान्न पदार्थों में भी आप देख रहे हैं कि लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं। क्या क्या दाम बढ़े हैं? सब्जी वगैरह में भी दाम बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल और अपने अनाज गल्ला में भी कीमतें बढ़ रही हैं। इसलिए जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये अनुरोध चाहते हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम कम किए जाएं और जो दाल है सब्जी मंडी वगैरह में उचित रेट से विक्रय किया जाए तो जनता को कुछ आसानी हो सकती है। हमारे साथ कुछ पेट्रोल के कर्मचारी भी, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से वो लोग कहते हुए नज़र आते हैं कि किस प्रकार से कितने दिनों के बाद ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, किस प्रकार से डेली बेसिस पे बढ़ती नजर आती हैं। सर, पेट्रोल की कीमत महीने भर से बढ़ रही है, रोज 10-20 पैसे के खर्चे बढ़ते हैं। इससे ग्राहक बहुत परेशान है। क्या कहते हैं लोग आपसे, जो जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है, डीजल लगातार बढ़ रहा है, क्या कहते हैं लोग आपसे? हमसे ये दें कि महंगाई बहुत बढ़ी, पेट्रोल बहुत बढ़ रहा है, गाड़ी बंद कर दें, क्या करें। मोदी को अगर गलत बात कहते हैं तो महंगाई बहुत बढ़ रही है, जनता बहुत परेशान है, गुस्सा भी करती है, बहुत गुस्सा करती है, इसलिए गाली भी देते हैं। कहीं न कहीं लोगों में गुस्से और आक्रोश का माहौल है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन में आर्थिक व्यवसायिक गतिविधियां सभी बंद ठप पड़ी थी, अब जबकि व्यवसायिक गतिविधियां खोली गई हैं, तो कहीं न कहीं जो समस्या आ रही है वो है पेट्रोल की लगातार और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें, जहां खाद्यान्न पदार्थों पर भी और रसोई पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार सरकार से लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की जाए और ताकि खाद्यान्न पदार्थों की जो बढ़ रही कीमतों में गिरावट आ सके। प्रदेश में लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आपको मैं हरदा के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। अभी मैं दिखाऊं कि यहाँ देख लीजिए कि पेट्रोल पंप पे लोगों की भीड़ लगी हुई है और हरदा में जो पेट्रोल का दाम है वो 105 रुपये से अधिक पहुंच चुका है और जो लगातार हैं स्थानीय लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है और हरदा में लगातार जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और लगातार जो लोग हैं हम उनसे ही बात करते हैं कि भैया पेट्रोल किस प्रकार से, भाई साहब आपका नाम बताएं और पेट्रोल के जो भाव बढ़े हैं आप उस पर क्या कहते हैं? ये बहुत ज़्यादा परेशान है पेट्रोल के मामले में। क्या उतनी तो कमाई नहीं चल रही, उतना पेट्रोल फूक रहे हैं हम। क्या किस प्रकार से कम करना चाहिए? सरकार को कम करना चाहिए। क्या 200 रुपये रोज की दाड़की हो रही है और पेट्रोल क्या करेगा? मेरा नाम दिनेश पटेल। ये पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए, ये किसी को नहीं पुर रहा है। ये सरकार को अपने आप सोच लेना चाहिए। यहाँ पे जो लोगों का कहना है कि लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और पेट्रोल के जो दाम है उस पर कंट्रोल करना चाहिए ताकि आम जनता को महंगाई की मार ना झेलना पड़े। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर विशेषकर जो बच्चों के ऊपर प्रभाव डालने वाली है उसको लेकर जो प्रशासन है पूरी तरह मुस्तैद है, पूरी तरह तैयारी की हुई है। यहाँ हम देखेंगे तो पूरा वार्ड अलग से बनाया गया है, जिला चिकित्सालय में वार्ड बनाया गया है। जो ऑक्सीजन बेड हैं, करीब 30 बेड जो है ऑक्सीजन बेड तैयार किए गए हैं जो बच्चे हैं, ताकि किसी को भी तो कोई परेशानी हो तो फ़ौरन यहाँ पर भर्ती कराया जा सके। अभी यहाँ पर जो अपर कलेक्टर महोदय हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पर आपने। थर्ड वेव को दृष्टिगत रखते हुए अन्य जिलों की भांति जिला राजगढ़ में एक सेपरेट कोविड आईसीयू वार्ड बनाया गया है। उस आईसीयू वार्ड में 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग तो वो है जहाँ पर हम आईसीयू रहेगा, कोविड आईसीयू रहेगा। दूसरा वार्ड वो रहेगा जो
10 से 12 बिस्तर का होगा जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, और यहाँ पर हम ऑक्सीजन सप्लाई के साथ साथ, तो सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई के साथ साथ कंसंट्रेटर के माध्यम से भी ऑक्सीजन की सुविधा हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। थर्ड, इसके अलावा 30 बिस्तर का और भी हमारा एक वार्ड है, जिसमें हम नॉर्मल जो बच्चे होंगे उनको जो मेडिसिन की फैसिलिटीज़ है, जो अदर फैसिलिटीज़ हैं, वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा और क्या तैयारी यहाँ पर? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि थर्ड वेव को दृष्टिगत रखते हुए वो है मास्क। जो बच्चों के जो मास्क हैं वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हमने व्यवस्था कर ली है। दूसरा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो मेडिसिन हैं हमारे पास लगभग 1 महीने की मेडिसिन का स्टॉक है, और सिविल सर्जन साहब इसको आपको डिटेल में ब्रीफ करेंगे। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रेंड डॉक्टर्स और स्टाफ का होना। लकीली हमारे पास पेडियाट्रिक एक्सपर्ट थे, अभी हमारे पास एक और आ गए हैं, तो हमारे पास अब 2 हो गए हैं, तो वो डॉक्टरों का इलाज करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे एमडी मेडिसिन है, डॉक्टर कलावत और डांगी, वो भी 24/7 यहाँ पर फैसिलिटी देंगे। हमारे यहाँ एसएनसीयू वार्ड है, तो एसएनसीयू वार्ड के जो स्पेशलाइज्ड हमारे जो नर्सेज हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, जिनने पीजीआई चंडीगढ़ से या एम्स दिल्ली से ट्रेनिंग ली है, उनकी ड्यूटी हम यहाँ लगाएंगे ताकि हमारे बच्चों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। यदि बाय द वे कोई ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पर हमको बाहर रेफ़र करने की आवश्यकता हो, तो हमें 2 एम्बुलेंस की सेवाएं भी हमारे जनप्रतिनिधियों से प्रोवाइड की है। उनके माध्यम से हम भोपाल, दिल्ली और अन्य शहरों में भी उनको रेफ़र कर पाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो व्यवस्था हमने वर्तमान में की है उससे ऐसी स्थिति नहीं आएगी, और हम राजगढ़ के जिला चिकित्सालय में ही अपने बच्चों का कुशलतापूर्वक इलाज कर पाएंगे। संभावित तीसरी लहर को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। देखिए आप, ये ऑक्सीजन के सिस्टम भी है, यहाँ पर देखेंगे तो ये गैस पाइपलाइन भी है ताकि ऑक्सीजन की पाइपलाइन से भी सप्लाई होगा। हमारे साथ सिविल सर्जन जी परिहार जी हैं, थोड़ा बताइए आप क्या व्यवस्था है आपके? एडीएम साहब ने विस्तृत में बता दिया है, सारी व्यवस्थाएं और सारी तैयारी की है हम लोगों ने। लगभग 50 बेड आरक्षित करके रखे हैं बच्चों के लिए, 20 बेड में जनरल और 30-35 बेड हमने ऐसे कोविड बच्चों के लिए अलग से आरक्षित करके रखे हैं। तो अभी तो सब सामान्य स्थिति है। लगभग हमारे वार्ड में 15 बच्चे हैं इस समय वार्ड में, कोविड का कोई भी बच्चा नहीं है, सब दस्त के हैं, जुकाम खांसी वैसे हैं, और सब सामान्य बच्चे हैं, अभी सब ठीक चल रहा है। छिंदवाड़ा में एकाएक जो है बारिश जो है लगातार होने लगी है। छिंदवाड़ा में मानसून ने दस्तक दे दिया है। हम बात करें अगर मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट छिंदवाड़ा के अंदर जारी किया है। कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अतिवृष्टि होने की संभावना है, क्योंकि अब किसानों ने जो अपनी फसलें लगा दी है, अगर हल्की बारिश होती है तो वो ज़रूर फ़ायदेमंद होगी, लेकिन अगर अतिवृष्टि होती है तो ये किसानों के लिए बहुत भारी नुकसान होगा। इसी बीच अगर हम कोरोना वैक्सीन की बात करें तो छिंदवाड़ा के अंदर जो है गिरती बारिश के अंदर मैं इस वक्त एक MLB स्कूल के अंदर खड़ा हुआ हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार ये गाड़ियों की कतार है। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं जो वैक्सीन लगवाने पहुँचे हुए हैं। हालांकि छिंदवाड़ा के अंदर 3 दिन से जो है बताया जा रहा है वैक्सीन नहीं थी, तो लोगों को और ख़ास तौर से युवा वर्ग को काफ़ी परेशानी हुई है वैक्सीन पाने को लेकर। लेकिन आज जो है वैक्सीन छिंदवाड़ा के तमाम सेंटरों में उपलब्ध हुई है, और युवा भी यहाँ भारी मात्रा में पहुँचे हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि कितना रुझान और कितना उत्साह है इनके अंदर, और किन किन तकलीफ़ों का सामना करके ये युवा जो है वैक्सीन लगवाने पहुँचे हैं। ये बताइए, वैक्सीन लग गई आपको? हाँ, वैक्सीन का दूसरा डोज मुझे अभी लगा है। मैं सुबह 9 बजे यहाँ आया था, न्यूज़पेपर में देखा कि आज स्लॉट के बिना ही यहाँ पे बुकिंग, यहाँ पे डायरेक्ट डोज 2 लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद स्लॉट भी खुले, और हमने यहाँ पे खड़े खड़े लाइन में ही हमने स्लॉट बुक किया। लेकिन यहाँ पे जब आने के बाद में लाइन लगी तो बिना स्लॉट वाले सभी लोग थे, थोड़ी परेशानी हुई। लेकिन ये अच्छा हुआ कि हमको डोज लग चुका है। अभी सरकार से ये दरख्वास्त है कि यहाँ पे प्रॉपर डोज पहुँचे, सभी युवाओं को लगे, क्योंकि वैक्सीनेशन एकमात्र ही अभी इस बीमारी से लड़ने का। आपने लगवा लिया वैक्सीन? जी, मैंने भी लगवा लिया है। कौन सा डोज है आपका? सेकंड डोज है। सेकंड डोज कंप्लीट हो गया मेरा। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, बस व्यवस्था थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है कि स्लॉट मिलने के बाद भी कईयों को नहीं लग पा रही है, और स्लॉट ना मिलने वालों को पहले लग जा रही है, तो इसकी भी थोड़ी देखरेख करना पड़ेगा।
देखिए बिल्कुल जैसा कि इनका कहना है कि स्लॉट मिलने में अभी भी जो है वो परेशानी हो रही है, व्यवस्था इनको बढ़ानी होगी, वहीं जो है वैक्सीन की उपलब्धता भी बढ़ानी होगी ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो सकें। वहीं हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूर लोगों के अंदर जागरूकता की कमी दिख रही है, लोग अभी भी वैक्सीन नहीं लगवाने पहुँच रहे हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों की बात करें तो लगातार जो है शहर में, छिंदवाड़ा शहर के अंदर जो है लोग पहुंच रहे हैं, युवा वर्ग पहुंच रहा है, 44 से ऊपर के जो 60 साल तक के लोग हैं और 60 साल के ऊपर के भी जो लोग हैं उनके अंदर भी जो है वैक्सीन को लेकर रुझान दिख रहा है। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि अगर तीसरी लहर आती है या कोरोना के संक्रमण का प्रसार बढ़ता है तो ये वैक्सीन ही है जो लोगों को बचा पाएगी। एक सप्ताह की बारिश और पानी ही पानी, जहां पिछले वर्ष 1 जून से 12 जून तक महज 65.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, तो वहीं 2021 में 1 जून से और 12 जून तक 120.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आप ये देख सकते हैं कि ये वो एक तालाब है जो हमेशा सूखा रहता था जून के महीने में, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश के पानी के कारण ये भर चुका है, इसमें पानी ही पानी नज़र आ रहा है। हालांकि इस बारिश में जहाँ एक सप्ताह की बारिश में जहाँ लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है, किसी के घर की टीनें उड़ गई हैं तो कहीं कबेलू हैं, आंधी और तूफान ने तेज़ बारिश के साथ हाहाकार भी मचाया है। वहीं आपको बता दें कि उन किसान जो कि धान की फसल बोते हैं उनके लिए ये बारिश सोने से कम नहीं है, लेकिन जिन किसानों ने मूंग की फसल बोई थी उनके लिए ये दुखदाई बारिश है। अब देखना ये होगा कि बारिश अपना रौद्र रूप दिखाती है या थोड़ा सा राहत लेती है, किसानों को मौका देती है कि अपनी मूंग की फसल को वो अपने मुकाम पर पहुंचा पाते हैं या नहीं।